गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा की शुरुआत प्रार्थना से। हे ईश्वर, हम इस नए दिन और सुहावनी सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें सद्बुद्धि देना, ताकि हम अपनी पढ़ाई और पढ़ाई से संबंधित सभी कार्य कुशलतापूर्वक तथा सफलतापूर्वक कर सकें। हमारे ज्ञान में वृद्धि करना और हमारी स्मरण शक्ति को इतना प्रबुद्ध करना कि हम अपने जीवन की सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकें। तथास्तु। बच्चों, हमारा आज का विषय है पाठ 7 गौरा। पाठ से पहले लेखिका का परिचय। इस पाठ की लेखिका जो हैं वे हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त करके वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्य नियुक्त हुई। विविध साहित्यिक, शैक्षिक व सामाजिक सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त ज्ञानपीठ व साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कवित्री होने के साथ साथ वे गद्य लेखिका भी थी, कि वो सिर्फ कविता नहीं लिखती थी बल्कि गद्य साहित्य भी लिखती थी। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं रश्मि, निहार, नीरजा तथा पथ के साथी, ये क्या हो गई? काव्य रचनाएं, कविताएं वगैरह जो लिखी हुई थी। फिर है इनकी गद्य रचनाएं, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र। ठीक है, ये है इनकी गद्य रचनाएं। महादेवी की गद्य शैली प्रभावपूर्ण, चित्रात्मक और काव्यमयी तथा भाषा संस्कृत निष्ठ थी। 11 सितंबर सन 1987 को अलवर में इनका निधन हो गया। आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो आ सकते हैं, जो रचनाकार के परिचय वगैरह होते हैं। ये पाठ जो है किस विधा में है? रेखा चित्र की विधा में। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र होता है किसी व्यक्ति, स्थान, दृश्य आदि का संस्मरणात्मक शब्द चित्र। मतलब कि किसी की याद में जो है लिखा गया शब्द चित्र। ठीक है, शब्दों में पिरोया गया।
अब मैं आपको पहले पाठ का सार बताऊंगी। महादेवी जी को उनकी छोटी बहन श्यामा गाय पालने का प्रभावपूर्ण परामर्श देती है, सलाह देती है। महादेवी जी जो खाद्य आपूर्ति के लिए पशु पक्षियों को पालने की पक्षधर नहीं थी, मतलब कि उसके हक में नहीं थी कि पशु पक्षियों को पाला जाए, लेकिन गौरा के आकर्षक और मनमोहक रूप को देखकर वो उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। वे गौरा नामक गाय की बछिया को पालने का निर्णय लेती हैं। थोड़े समय में ही गौरा अपने मिलनसार स्वभाव के कारण घर के अन्य पशु पक्षियों की प्रिय बन जाती हैं। उसके आने से घर में दूध की नदियां बहने लगती हैं, लेकिन घर के सेवकों में दुग्ध दोहन जो का ज्ञान न होने पर दुग्ध दोहन एक समस्या का रूप धारण कर लेता है। मतलब कि जो घर में जितने भी नौकर रखे हुए थे, वे गाय का दूध नहीं निकाल पाते थे, उनको इस बात का ज्ञान नहीं था, इसलिए यह एक समस्या बन जाती है। तभी एक ग्वाला जो कि गौरा के आने से पहले महादेवी जी के घर दूध की आपूर्ति करता था, दूध दोहने का आग्रह करता है। वो कहता है कि इसका दूध जो है वो मैं दोह दिया करूंगा। उसके आग्रह व नियुक्ति से दूध दोहन की समस्या जो है वो हल हो जाती है, लेकिन ग्वाला जो है उसकी सोच अच्छी नहीं थी। उसकी जो है निंदा करने जो योग्य सोच थी, उसका अंदाजा जो है वो किसी ने भी नहीं लगाया था। वो क्या करता है कि गौरा को गुड़ में लिपटी हुई सुई जो है वो खिला देता है, जिसके कारण कुछ समय के बाद गौरा जो है वो बड़ी ही कमजोर हो जाती है। जो डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो हर संभव कोशिश करते हैं, उसका इलाज भी करते हैं, लेकिन वे उसको मरने से नहीं रोक पाते हैं और उसमें वो विफल हो जाते हैं। तो अंत में क्या होता है कि वो जो निर्बल गाय होती है वह ग्वाले के स्वार्थ की भेंट चढ़ जाती है। हाँ जी, सिरजन, आपका हैंड रेज है, क्या प्रॉब्लम है? सिरजन, अनम्यूट करो अपने आप को। सिरजन, परसों भी ऐसा ही हुआ था और आज भी सिर्फ हैंड रेज है, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहे हो। ओके। आप पाठ की एक्सप्लेनेशन। सिरजन, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो।
Please don't waste time. If you have problem, unmute yourself. If no, then lower your hand. हाँ जी, इस पाठ के जीवन मूल्य क्या हैं कि पशु पक्षी मूक जीव हैं। मूक क्या होते हैं? जो नहीं बोल पाते हैं, चुप चुप रहते हैं जो, ठीक है। लेकिन स्नेह का भाव भी समझते हैं, प्रेम का भाव जो है उसे भी समझते हैं। सभी जीवों में ऐसी कोई शक्ति अवश्य होती है जो उसमें स्नेह को समझने और वातावरण में घुल मिल जाने की क्षमता का विकास करती है। मानव अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस सीमा तक गिर जाता है कि वह किसी निरीह बेजुबान प्राणी तक की हत्या से नहीं चूकता, जो लाचार होता है। लेखिका बताती है, गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। गोवत्सा क्या होगी? गाय की बच्ची। और विशिष्ट क्या हो गया? खास। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से ही उसकी कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है। जो बछिया थी वो किसने रखी हुई थी पहले? महादेवी वर्मा की बहन ने। उसने उसे बड़े प्यार से पाला था, जिसके कारण वो एक खास गौवत्सा हो गई थी, गाय की बछड़ी। एक दिन महादेवी वर्मा की बहन जो है, लेखिका की बहन, लेखिका से कहती हैं कि तुम इतने पशु पक्षी पालती हो, एक गाय जो है वो भी तुम्हें पाल लेनी चाहिए और उसका जो इस्तेमाल है वह भी हो सकता है, दूध वगैरह जो है वो उसके काम आ सकता है। लौकिक का मतलब होता है सांसारिक। तो जो लेखिका की बहन थी श्यामा, वो उससे ज्यादा समझदार थी और बचपन से ही कर्मनिष्ठा जो है, कर्मठ, और उसकी जो जो उसका व्यवहार करने का तरीका था, उसकी सभी तारीफ करते थे। यदि वह आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उसका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। कहते हैं कि वो आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो संक्रामक रोग हो गया,
जैसे किसी को इन्फेक्शन होती ना बड़ी जल्दी हो जाती है, उसी तरह जो कुछ भी वो कहती थी महादेवी वर्मा की बहन, तो उसका असर जो है वो बहुत जल्दी हो जाता था। उसके भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उसके सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। जैसे वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। खाद्य क्या हो गया? खाने की चीज। उस दिन गौरा को ध्यानपूर्वक देखने पर उसकी ओर मेरा आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। लेखिका को अपनी बहन की बात का इतना असर होता है कि वो जल्दी से उसने उस पर अमल कर लिया। ऐसे लेखिका को पशु पक्षी पालना जो है वो अच्छा नहीं लगता था, फिर भी उसने पशु पक्षी जो हैं वो घर में रखे हुए थे। लेखिका जो है उसको बड़े ध्यान से देखती है और उसकी तरफ आकर्षित होती है। बताया है कि स्वाभाविक, स्वाभाविक मतलब प्राकृतिक ही था, नेचुरल था, क्योंकि वो थी ही ऐसी। उसके मजबूत फ्लेक्सिबल पाँव थे। सुडोल हो गई सुंदर आकार वाली गर्दन थी, चिकनी पीठ थी, छोटे छोटे सींग थे, लालिमा होगी लालगी। और वो ऐसे जो उसके कान थे वो कमल के फूल की आधी खुली हुई पंखड़ियों के समान थे। और सघन चामर का मतलब गहरा, और चामर होता है मोर के पंख से बनाया हुआ चंवर। मोर पंखों वाला देखा होगा आपने। तो वो ऐसी लगती थी। तो लेखिका को मोर पंख जो है उसका चंवर याद आ जाता है, क्योंकि उसकी पूंछ जो है वो बिल्कुल वैसी ही थी। ऐसा लगता था कि सब कुछ सांचे में ढला हुआ है। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्जवलता सभी का मन मोह लेती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। मेरे बंगले पर गाय के पहुंचने पर मेरे परिचितों एवं परिचारकों में श्रद्धा भावना उमड़ पड़ी। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाकर केसर रोली का बड़ा सा तिलक लगाया गया। घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरा। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में दिए की लौ प्रतिफलित होकर बहुत सुंदर लग रही थी।
अभ्रक एक धातु होती है, मेटल। आलोक, प्रकाश, परिचारक, सेवक या नौकर। प्रतिफलित, प्रतिबिंबित। प्रतिबिंब क्या होता है? परछाई। ठीक है। तो इसमें बताया है कि गौरा जो है वो इतनी सुंदर, स्वच्छ थी कि वो सबका मन मोह लेती थी। उसको देखकर ऐसा लगता था कि उस पर अभ्रक धातु का जो चूर्ण है वो मल दिया गया है, और जहां भी उसका प्रकाश पड़ता था, रोशनी पड़ती थी, वहीं पर एक खास चमक पैदा हो जाती थी। तो दुविधा का अर्थ है मन की अस्थिरता, मतलब कि मन में असमंजस होती है कि ये काम करें या ना करें। लेकिन वो जो दुविधा थी वह निश्चय में बदल गई कि गौरा को जब लेखिका देखती हैं तो वो कहती हैं कि मैं इस गाय को अवश्य ही पालूंगी। तो फिर जब लेखिका अपने घर लेकर आती हैं गाय को, तो उसके बंगले पर बहुत से लोग जो हैं वो, और जो नौकर हैं वो वहां पर उनकी भीड़ उमड़ पड़ती है, और एक श्रद्धा के भाव से वे उस गाय को देखते हैं। फिर क्या करते हैं कि उसको लाल और सफेद रंग के गुलाबों की माला पहनाते हैं, केसर से, सिंदूर से उसको तिलक लगाते हैं, और घी का चौमुखा, 4 मुंह वाला जो दिया है वो जलाते हैं। उसकी आरती उतारते हैं और उसे दही पेड़ा भी खिलाते हैं। उसका नाम क्या रखा जाता है? गौरा। उसकी आंखें जो हैं वो कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं, चमकीली होती हैं और काली होती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि दिए की रोशनी जो है उसमें से प्रतिबिंबित जो है वो हो रही थी, और गौरा बड़ी सुंदर लग रही थी। गौरा वास्तव में ही बहुत आकर्षक थी। उसके चौड़े उज्जवल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास रहता था। गाय के नेत्र हिरण के समान चंचल ना होकर आत्मीय विश्वास से भरे होते हैं। लेखिका कहती है कि गौरा जो है वो बहुत ही आकर्षित करने वाली थी। चौड़ा माथा था चमकता हुआ, और उसका जो मुंह था वो कैसा था? बर्फ में नीले जल के कुंड, कुंड क्या होते हैं? जो जैसे कोई जैसे छोटा तालाब हो गया या किसी गड्ढे को खोदकर जो है वो पानी का जो सोर्स जो है वो निकाला जाता है, तो वैसा तो उसकी आंखें जो हैं वैसी थी, और एक विश्वास था उन आंखों में, और उसकी आंखें जो हैं वो हिरण के तरह चंचल ना होकर आत्मीय विश्वास से भरी होती हैं, जो गाय की आंखें होती हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, गाय करुणा की कविता है। इसकी सार्थकता गाय की आंखें देखकर ही समझ आ जाती है। गाय की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता।
बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर देती है, किंतु मंद समीर से फूल का अपनी डाली पर हौले हौले हिलना मन को मोह लेता है। मंथर का अर्थ है धीरे। सार्थकता जो है कि इसको असलियत जो है, महात्मा गांधी ने कहा हुआ है कि गाय करुणा की कविता है। उनका यह कथन जो है वह सार्थक सिद्ध होता है, सच सिद्ध होता है। उसकी असलियत जो है वो गाय की आंखों को देखकर ही पता चल जाती है। उसकी जो धीमी गति है उससे तुलना जो है करने की बहुत ही कम चीजें हैं। तेज गति में सुंदरता है, लेकिन जो धीमी गति है वह जो है वो सौंदर्य को नहीं पाती है। जो बाण है, तीर है, वो तेजी से निकलता है कमान से। उससे क्या होता है कि कुछ देर के लिए नजर में जो है वो चकाचौंध पैदा हो जाती है, लेकिन मंद समीर मतलब धीरे चलने वाली हवा, उससे क्या होता है जब हवा धीरे चलती है तो फूल जो है वो क्या करता है कि डाली पर हौले हौले हिलना मतलब धीरे धीरे हिलता है। जब कम हवा चलती है तो फूल जो है वो धीरे धीरे टहनी पर हिलता है। इससे क्या होता है कि वो अपनी सुंदरता से लोगों का मन जो है वो आकर्षित कर लेता है। कुछ ही दिनों में गौरा इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। लघुता और विशालता विलोम शब्द हैं। लघुता का विलोम शब्द है विशालता। लघुता होता है छोटापन और विशालता हो गया बड़ापन। ठीक है। कुत्ते बिल्ली उसके पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ एवं माथे पर बैठकर आनंद उठाते। वह सभी को आवाज से ही नहीं, पैरों की आहट से भी पहचानने लगी। आहट क्या हो गया? आवाज। उसे समय का इतना अधिक बोध हो गया था कि मोटर के फाटक में पहुंचते ही वह बां बां की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। भोजन में देर हो जाने पर रंभा रंभा कर सारा घर सिर पर उठा लेती थी। बोध मतलब हमें एहसास हो गया था। रंभाना क्या होता है? आवाज करना। जैसे वो बां बां करती थी तो उसको बोलते हैं रंभाना। कहते हैं कि कुछ ही दिन में जो गाय है वो बाकी पशु पक्षियों के साथ इतना ज्यादा घुल मिल जाती है कि उनमें छोटे बड़े का जो अंतर है, फर्क है, वो नहीं रहता है। सभी छोटेपन और विशालता को जो है वो भूल जाते हैं। जो कुत्ते बिल्ली रखे हुए थे लेखिका ने, वे गाय के पैरों में खेलने लगते हैं। जो पक्षी हैं वो उसकी पीठ और माथे पर बैठ जाते थे और मजा लेते थे। जो गाय है वो सबको आवाज से नहीं, अगर कोई पैरों की आवाज भी करता, आहट होती है आवाज, अगर आवाज भी आती तो गाय जो है वो पहचान लेती थी कि कौन आया है। और उसको समय का इतना ज्यादा एहसास हो गया था कि जैसे ही लेखिका की मोटर दरवाजे पर आती तो वह बां बां की आवाज से उन्हें बुलाती। अगर भोजन देने में जरा भी देर हो जाती
तो वो क्या करती कि रंभा रंभा कर बां बां की ध्वनि करके वो सारा घर सिर पर उठा लेती थी। हाँ जी, अब जिसको कोई डाउट है वो हैंड रेज करो।